इस कहानी की शुरुआत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि खूनी ने अदालत में हर बार सिर्फ एक ही बात कही कि खून तो मेरे हाथों हुआ, लेकिन ये मेरे हाथों से किसी और ने करवाया। कोई था जिसने मेरे दिमाग में घुसकर ये सब मुझसे करवाया। उसकी वजह से ही मैंने 6 कत्ल किए। अब अदालत के सामने मुश्किल ये है कि वो इस बात पर यकीन करे कैसे। हालांकि कातिल अपना इकबालिया जुर्म खुद कर रहा है, पर साथ में वो ये जोड़ भी रहा है कि ये 6 के 6 कत्ल मैंने अपने होश में नहीं किए। नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकलकर पहुंच गई है एक ऐसी कहानी पर जो बेहद संगीन है। मानो या ना मानो, लेकिन ये हकीकत है। अगर आपको चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पर वापस आते हैं। कहानी आज से 50 साल पुरानी है। ये कहानी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिस पर उसके माता पिता, 2 बहनों और 2 भाइयों के कत्ल का इल्जाम है। ये कहानी 13 नवंबर 1974 लॉस एंजलिस में एक जगह है, लॉन्ग आइलैंड में 1012 ओशन एवेन्यू। इसमें एक घर है जिसका नाम है एमिटीविले हाउस। इस घर में कुल 7 लोग रहा करते थे। घर के मालिक, जिनका नाम था रोनाल्ड, रोनाल्ड की वाइफ, 2 बेटियां और 3 बेटे। कुल मिलाकर वो 7 लोग थे। इसमें सबसे बड़ा बेटा था रोनाल्ड, जिसको रोनाल्ड जूनियर कहा जाता था। इसकी उम्र थी 23 साल। इसके अलावा डॉम 18 साल, एबिगेल सिस्टर 13 साल, मार्क 12 साल और जॉन मैथ्यू 9 साल। रोनाल्ड की वाइफ का नाम लूसी था। ये फैमिली इस घर में 1965 से रह रही थी। रोनाल्ड एक बिजनेसमैन थे और बिजनेस अच्छा खासा था, लेकिन सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड जूनियर 23 साल का हो गया था और वो कुछ काम वगैरह नहीं करता था। बहुत ही शरारती किस्म का इंसान था। बार में जाकर शराब पीना, आवारागर्दी करना, अपने बाप के साथ झगड़ा करना। कई बार वो अपने बाप को झगड़े झगड़े में मारने की धमकियां तक दे चुका था। माँ उसे समझा बुझाकर मामले शांत करती रहती थी। 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड एक घर के पास में बार है जहां वो शराब पीने जाया करता था, वहां गया। सुबह के 6:30 बजे थे। वो बार में जाता है और बार रात भर तो खुला था। वहां जाकर वो कहता है कि शायद मेरे माँ बाप को किसी ने गोली मार दी है। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? सभी उसे अच्छी तरह जानते थे, तो वो एक रात पहले भी वहां आकर गया था। कुछ लोग उसकी मदद के लिए उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। जब लोग घर के अंदर घुसते हैं तो उनकी चीखें निकल पड़ती हैं, क्योंकि घर का ऐसा हाल था कि कोई भी सदमे में आके होश हो जाए। घर में सिर्फ रोनाल्ड के माता पिता नहीं, उसके 4 भाई बहनों की भी लाशें मिलती हैं। कुल उस घर में 6 लाशें थीं। उन्हीं में से एक शख्स पुलिस को कॉल भी करता है। पुलिस आती है, चारों तरफ खून ही खून फैला पड़ा था। इस घर का मंजर बेहद खौफनाक था। अपनी नजर से देखने पर यही लग रहा था कि किस सबको शायद नींद में गोली मारी गई है। पहली नजर में देखने पर यही लग रहा था कि सबको शायद नींद में गोली मारी गई है। सबसे पहले पुलिस एक काम करती है, घर के इकलौते बचे शख्स रोनाल्ड जूनियर को थाने ले जाके प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि पुलिस को ये डर था कि कोई हिटमैन इस बच्चे या इस शख्स को जो बच गया है उसे भी ना मार दे। पुलिस ने रोनाल्ड जूनियर से कहानी पूछी तो उसने बताया कि वो रात में सोया और जब सुबह उठा तो उसके घर में अपने माँ बाप की लाशें देखी। फिर उसने बार के थ्रू पुलिस में कॉल किया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि रोनाल्ड माता पिता की 2 गोलियां चली थीं और रोनाल्ड के भाई बहनों को एक एक गोली मारी गई थी। ये सारी गोलियां .3 कैलिबर राइफल से चली थीं और वो जिस पोजीशन में रात में सोए हुए थे उसी पोजीशन में उन्हें मार दिया गया था। गोली उसी पोजीशन में मारी भी गई थी। कोई संघर्ष की निशानी नहीं थी, क्योंकि अगर संघर्ष होता तो वहां कुछ ना कुछ ऐसा मिलता जो तोड़-फोड़ की हालत में होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन पुलिस को इस बात की बड़ी हैरानी होती है कि उस रात इस घर में 10 राउंड फायरिंग हुई, लेकिन किसी पड़ोसी को कानो कान खबर नहीं हुई। रोनाल्ड खुद कह रहा है कि वो सो रहा था। ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि राइफल की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। किसी पड़ोसी को राइफल की आवाज़ नहीं आई।
बस उनके कुत्ते के भौंकने की आवाज जरूर आई। इधर पुलिस ने रोनाल्ड का बयान लिया, जहां पुलिस को ये महसूस हुआ कि रोनाल्ड लगातार अपना बयान बदल रहा है। अब पुलिस को रोनाल्ड पर भी शक होने लगा, क्योंकि घर में कोई एंट्री और एग्जिट के निशान नहीं थे। घर से कुछ गायब भी नहीं हुआ था। अब जो सारे शक की सुई थी वो रोनाल्ड पे ही घूम रही थी। पुलिस ने रोनाल्ड से अपराधों के तौर पर पूछताछ करनी शुरू की। तब कुछ देर में रोनाल्ड टूट गया और बोला कि उसने ये खून एक हिटमैन के साथ मिलकर किए हैं। उसने हिटमैन का नाम भी बताया, लेकिन पुलिस ने जब उस हिटमैन के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि ऐसे नाम का कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। पुलिस को लगा कि रोनाल्ड फिर झूठ बोल रहा है। उसने कहा कि उसने ही गोली मारी है, लेकिन क्यों मारी उसे पता नहीं। पुलिस ने जब और अच्छे से पूछा तो उसने बताया कि वो रात में बार गया, वहां से ड्रिंक करके आया और आकर वो सो गया। फिर उसके दिमाग में किसी ने दस्तक दी और ये खून करवा दिए। राइफल से सबको कत्ल करवा दिया। वो जो जो कह रहा था मैं वो करता जा रहा था। मेरा खुद पर कोई बस नहीं था। मैंने वही किया जो उसने मुझसे करने के लिए कहा। मारने के बाद भी मुझे एहसास तक नहीं हुआ कि मैंने क्या कर दिया। सुबह उठने के बाद मुझे वो ख्वाब आए या वो बातें याद आई जो मैंने रात को कुछ भी किया। जो गोलियां चलाई, चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी थी। अब पुलिस को ना हिटमैन का कोई सबूत मिला और ना ही किसी और जबरदस्ती का। तो क्या ये आत्मा का मामला था या कुछ और? रोनाल्ड को अपने माता पिता और भाई बहनों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और 14 अक्टूबर 1975 को ट्रायल शुरू हुआ। जब ट्रायल शुरू हुआ तो रोनाल्ड ने कोर्ट में वही सेम कहानी सुनाई जो उसने पुलिस वालों को अब तक सुनाई थी। उसने जज से कहा कि हाँ, मैंने ये 6 कत्ल किए, लेकिन मैं इन 6 कत्लों का जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये एक ताकत है जिसने मेरे दिमाग में जाकर मुझसे ये सारे कत्ल करवाए। पर मैं नहीं जानता कि वो कौन है। रोनाल्ड के वकील ने इस बात का फायदा उठाया। उसने कहा कि मेरा मुवक्किल ये नहीं कह रहा है कि उसने कत्ल नहीं किए, लेकिन वो ये कह कत्ल किसी और ने उससे करवाए ये कह रहा है। उसने खुद ये कत्ल नहीं किए। ये देखने के बाद उसने कोर्ट से गुजारिश की कि उसके मुवक्किल के साथ रियायत बरती जाए। अदालत कंफ्यूज अदालत ने रोनाल्ड की पूरी कुंडली खंगालने का फैसला किया। तो कोर्ट को पता चला कि रोनाल्ड अक्सर अपने माँ बाप से लड़ता था और बहुत शराब भी पीता था। बड़ा हो गया था, लेकिन नौकरी भी नहीं करता था, और ये सारी चीजें उसके किरदार को दर्शा रही थी। मुकदमा चलता रहा और आखिरकार नवंबर 1975 को अदालत का फैसला आया, जो कि इस तरह था। अदालत ने रोनाल्ड को गिल्टी माना। उसने ये कत्ल पूरे होशो हवास में किए। ये भूत प्रेत की कहानी सिर्फ बनावटी है और लोगों को गुमराह करने के लिए रची गई है। अदालत ने रोनाल्ड को 6 कत्ल का गुनहगार माना। हर कत्ल के लिए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। करीब हर कत्ल के लिए 25 साल, तो करीब करीब 125 साल की सजा उसे हुई। अब उसकी सजा को 11 साल बीते। तब रोनाल्ड ने एक इंटरव्यू दिया। उसने इंटरव्यू में रोनाल्ड ने कहा कि असल में उसने ये कत्ल नहीं किए। उस रात को सबसे पहले मेरी बड़ी बहन ने पिता को गोली मारी। मेरी बहन को गोली चलाते हुए मेरी मदर ने देख लिया और मेरी मदर ने बाकी सब बच्चों को गोली मार दी। मैं अपनी माँ के खिलाफ जा नहीं सकता था, तो मैंने सारे इल्जाम अपने सर ले लिए। लेकिन लोगों को लगा कि ये भी हो सकता है। फिर सवाल उठा कि मदर को किसने मारा, और रोनाल्ड अपनी इस कहानी से भी मुकर गया। कहानियां तो बनाने में रोनाल्ड ने पीएचडी कर रखी थी। रोनाल्ड ने एक बात बहुत सटीक कही कि अगर मैंने 6 कत्ल किए तो मेरे पास मोटिव तो होना चाहिए, और आखिर तक अदालत मोटिव नहीं ढूंढ पाई। एक इंश्योरेंस पे कत्ल हो सकता था, लेकिन रोनाल्ड का कहना था कि अगर मैं इसके लिए कत्ल करूंगा तो सीधा शक मुझ पे आएगा। कहानियों तो बनती रही और सजा भी साथ चलती रही, क्योंकि 69 इयर्स की उम्र में 12 मार्च 2021 को उसकी मौत हो गई जेल में। 23 साल की उम्र में वो पकड़ा गया था और 69 इयर्स की उम्र में वो दुनिया से चला गया। अल्बेनी मेडिकल सेंटर में बीमारी की हालत में उसकी मौत हुई। 13 नवंबर 1974 को वो 6 कत्ल रोनाल्ड ने क्यों किए, ये आज तक एक पहेली है, एक मिस्ट्री है। 13 नवंबर 1974 को ये इंसिडेंट हुआ। फिर पूरे अगले 1 साल तक की एमिटीविले हाउस खाली पड़ा रहा। जज को एक स्टेटमेंट था कि शहर का सबसे खूंखार क्राइम यही था। अब तक ऐसा कोई क्राइम हमने नहीं देखा।
इन कत्लों के चलते ये घर बहुत कुख्यात हो गया था। दूर-दूर से लोग इसे देखने आने लगे कि ये वही महान मकान है जहाँ एक बेटे ने अपने पूरे परिवार का कत्ल कर दिया। अब मकान एक शापित मकान में बदल चुका था। आमतौर पे ऐसे मकानों पर प्राइस राइज ऑलरेडी डाउन हो जाते हैं। इसका भी रेट गिर चुका था। इस घर को जॉर्ज और कैथलीन नाम के पति पत्नी ने खरीद लिया। इनके 3 बच्चे थे। ये घर उन्हें $80,000 में मिला। 4,000 स्क्वायर फीट का ये मकान बहुत ही खूबसूरत था। इसमें काफ़ी चीज़ें थी। स्विमिंग पूल, एक बड़ा लॉन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो किसी भी अच्छी रॉयल बंगलो में होती हैं। सस्ता मिल रहा था तो जॉर्ज ने इसे खरीद भी लिया। साल भर बाद ये घर फिर से गुलजार हुआ। 5 लोगों का परिवार इसमें आकर रहने लगा। दिसंबर 1975 में ये घर जॉर्ज, कैथलीन और उनके 3 बच्चों का ठिकाना बना। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर इन्हें घर के अंदर से अजीबो-गरीब आवाजें आने लगी। कभी-कभी ऐसा हुआ कि बाहर पत्ते भी नहीं हिल रहे थे, लेकिन इनके घर में ठंडी हवाएं चलती थीं। कभी इनका डॉग अजीब तरह से भौंकने लगता था। रात में दरवाजा बंद करके सोए और वो खुद ब खुद खुल जाता था। एक बड़ी अजीब बात हुई जो जॉर्ज ने अपने हर इंटरव्यू में कबूली कि एमिटिविले आने से पहले उन्हें ये आदत नहीं थी। हुआ यूं कि हर रात जॉर्ज 3:15 पर उठ जाते थे। चाहे वो कितना भी थका हुआ हो, ड्रिंक करे, चाहे वो कैसे भी हालात में रहे, लेकिन 3:15 रात उठना तय था। उठने के बाद उसे घर में अजीब-अजीब आवाज़ें आने लगती थी। बाद में जॉर्ज को पता चला कि ये 3:15 वही टाइम है जिस वक़्त रोनाल्ड ने अपने पूरे परिवार को गोली मार के कत्ल किया था। ये परिवार इस घर में दहशत के साए में जी रहा था। कभी-कभी तो जॉर्ज और कैथलीन ने अपने बच्चों को वैसे ही सोते हुए पाया जैसे रोनाल्ड ने अपने भाई-बहनों को मौत के टाइम सुलाया था। ये सब देखने के बाद जॉर्ज और कैथलीन को लगा कि अब यहाँ रहना खतरे से खाली बिल्कुल नहीं है। कुछ हो जाएगा और सिर्फ 2 महीने में इस घर को वो खाली करके छोड़कर चले गए। फिर ये घर खाली पड़ा रहा और कहानियाँ बनती चली गईं। 2007 में 2017 में इसे $6 लाख में खरीदा गया। किसी सिंगर ने शायद इसे खरीदा है। वक्त-वक्त पर ये बिकता रहा, लेकिन आखिरी बार 2017 में इसे खरीदा गया। अब ये घर एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ लोगों को भूत-प्रेत पर यकीन होता है, जिन्हें इमेजिन करने होते हैं, वो लोग यहाँ आकर विज़िट करते हैं। वैसे इंटरेस्टिंग जगह है, एक बार जाकर देखो, क्या पता मज़ा आएगा।